नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अगले सप्ताह हरियाणा और महाराष्ट्र में मतदान है। दोनों विधानसभाओं का चुनावी महाभारत कुल मिलाकर अप्रत्याशित और अनोना है। दोनों राज्यों में ऐसा घमासान पहले कभी नहीं हुआ। जानकार कह रहे हैं कि ये चुनाव 5 महीने पहले के लोकसभा चुनाव से जुदा है। तमाम राजनीतिक पंडित, पत्रकार और जानकार कह रहे हैं कि दोनों जगह त्रिशंकु नतीजे आएंगे। इनके अनुसार ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर हो रहे हैं। जात पात, उम्मीदवारों के निज दमखम पर वोट पड़ेंगे। तभी कहने वाले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी ही मेहनत कर ले, वैसे नतीजे नहीं आएंगे जैसे लोकसभा चुनाव में आए थे। लेकिन यदि यह हकीकत है तो सभी विरोधी मोदी की मेहनत से क्यों परेशान है? शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे या ओम प्रकाश चौटाला, सभी नरेंद्र मोदी के धुआंधार प्रचार से आहत है। अपना मानना है कि मतदान आते आते मुकाबला भाजपा बनाम गैर भाजपा का होगा। इसमें भाजपा विरोधी वोट बुरी तरह बंटने वाले हैं। बहुकोणीय मुकाबले और गैर भाजपाई वोटों के बिखरने का फायदा भाजपा को होगा। मगर त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणियों के साथ यह थीसिस है कि क्षेत्रीय दलों में एका बन रहा है। नरेंद्र मोदी की वजह से बाकी पार्टियों में एकजुटता संभव है। मतलब चुनाव के बाद शिवसेना, मनसे व एनसीपी तीनों मिलकर खिचड़ी पका सकते हैं। ऐसा ही हरियाणा में भी संभव है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी संगठन में बदलाव को लेकर ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पुरानी टीम के हवाले सब कुछ छोड़ा हुआ है। संगठन में 2 छोटे छोटे बदलावों से यह साफ हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के करीबी वी नारायण सामी को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रभारी बनाया गया है और पूर्वोत्तर के प्रभारी लुइस जिन्हो फेलेरियो को गोवा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस संगठन में फेरबदल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले साल कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना है। उससे पहले कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने हैं। कांग्रेस संगठन में बदलाव और गठबंधन सहित दूसरे राजनीतिक मसलों पर विचार के लिए 13 अक्टूबर को कांग्रेस के महासचिवों की बैठक बुलाई गई है। उसी दिन हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार बंद होंगे। इस बैठक में सोनिया और राहुल गांधी दोनों शामिल होंगे। इसमें वैसे तो दोनों राज्यों के संभावित नतीजों और झारखंड व जम्मू कश्मीर की चुनाव रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही संगठन में फेरबदल और अगले महीने होने वाले संसद सत्र की रणनीति पर भी चर्चा होगी। साथ ही मोदी से मुकाबले की योजना, खासतौर से लोकप्रिय योजनाओं के जरिए चर्चा में रहने की मोदी की रणनीति का कैसे मुकाबला करें, इस पर भी बात हो सकती है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से बीजेपी का कामकाज शिथिल हुआ है। वहां अकेले अमित शाह काम करते दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हलचल बढ़ गई है। संघ से जुड़े संगठनों की सक्रियता में अचानक तेजी आई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सम्मेलन हुआ है और उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों में इसने अपना एजेंडा तय किया है। महिला सुरक्षा के नाम पर एबीवीपी ने लव जिहाद और लव इन रिलेशन के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। दिल्ली विश्वविद्यालय समेत कई जगह एबीवीपी छात्र संघ का चुनाव भी जीती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के पसंदीदा एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए मांस का निर्यात रोकने और गौहत्या पर रोक लगाने की मांग की है। पिछले 4 महीने में संघ के कई फ्रंटल संगठनों का राज्यों में सम्मेलन हुआ है। एबीवीपी के अलावा वीएचपी आदि संगठनों के राज्य स्तरीय सम्मेलन हुए हैं। पिछले 4 महीने में संघ के दोनों मुखपत्र पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर को रिलॉन्च किया गया है और इसमें राजनीतिक कंटेंट की मात्रा बढ़ी है। संघ ने केंद्र सरकार के तर्ज पर गंगा सफाई की अपनी योजना पेश की है और साधु संतों के साथ मशवरा किया है। बीजेपी के भीतर भी संघ से जुड़े लोगों की संख्या बढ़ी है। अब संघ से 3 महासचिव अमित शाह की टीम में हैं और 4 संयुक्त महासचिव हैं। शिक्षा पर काम करने वाली संघ की 9 सदस्यों की एक समिति केंद्र सरकार को लगातार सिफारिशें दे रही है।
भाजपा के लिए सर्वेक्षण कर रही एजेंसियां महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्यों में बहुमत मिलने का दावा कर रही है। पुराने सेफोलॉजिस्ट और अब भाजपा के प्रवक्ता बन गए जीवीएल नरसिंह राव का दावा महाराष्ट्र में भाजपा को 28 से 30% वोट मिलने का है। एक दूसरे सर्वेक्षण के मुताबिक भाजपा को महाराष्ट्र में 152 सीटें मिल सकती हैं और उसे व शिवसेना दोनों को मिलाकर 45% वोट आएंगे। इसी तरह हरियाणा में भी भाजपा को 30% से ज्यादा वोट और 40 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक मीडिया समूह के लिए सर्वेक्षण में महाराष्ट्र में 113 और हरियाणा में 33 सीटों का अनुमान लगाया गया था और सट्टा बाजार महाराष्ट्र में भाजपा को 110 सीटें दे रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पार्टी के बड़े नेताओं को बहुमत वाले सर्वेक्षणों का भरोसा नहीं है, इसलिए उसे दरकिनार कर नरेंद्र मोदी ने अपने को प्रचार में झोंका है। उन्होंने अपनी छवि, कामकाज और विपक्षी सरकारों के विरोध के मुद्दे पर प्रचार किया है। बहुत सावधानी से उन्होंने पुराने सहयोगियों महाराष्ट्र में शिवसेना और हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई की हजका को निशाना नहीं बनाया है। इसी तरह राज ठाकरे के तमाम हमलों के बावजूद उन्होंने उनके ऊपर हमला नहीं किया। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और तमाम केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में लगाया गया है। बताया जा रहा है कि भाजपा के दोनों बड़े नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव बाद की संभावना को भी ध्यान में रखकर प्रचार कर रहे हैं। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 100 अरब डॉलर का विदेशी निवेश भारत के दरवाजे पर है। अब यह राज्यों पर निर्भर है कि वे इसका कितना फायदा उठाते हैं। प्रधानमंत्री ने आज इंदौर में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जापान, अमेरिका और चीन से 100 अरब डॉलर का विदेशी निवेश भारत में आने के लिए वीजा मांग रहा है। उन्होंने कहा कि यह सबके लिए खुला हुआ है और जो राज्य तैयार है वे इसका बड़ा हिस्सा झटक सकते हैं। प्रधानमंत्री ने विदेशी निवेश के बारे में अपनी सोच स्पष्ट करते हुए दुनिया के देशों से कहा कि वे भारत को सिर्फ एक बाजार की तरह नहीं देखें, बल्कि इसे एक बड़े विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने पर भी विचार करें। इस निवेशक सम्मेलन में देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी, उनके भाई अनिल अंबानी, टाटा समूह के प्रमुख साइरस मिस्त्री, गौतम अडानी आदि मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने अपने मेक इन इंडिया अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि यह सबके अनुकूल है। उन्होंने कहा कि वे दुनिया के देशों से कह रहे हैं कि वे भारत को बाजार समझकर अपना उत्पाद झोंकने और मुनाफा कमाने के बारे में ही न सोचें, बल्कि इसे एक विनिर्माण केंद्र बनाने के बारे में सोचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहे संघर्ष विराम के उल्लंघन पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पड़ोसी देश की आक्रामकता का साहस के साथ जवाब दिया है। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के गढ़ बारामती की एक चुनावी रैली में मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि दुश्मन समझ गया है कि समय बदल गया है और पुरानी आदतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोदी ने कहा कि आज सीमा पर जब गोलियां चल रही हैं, तब दुश्मन कराह रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने आक्रामकता के साथ जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने इस मसले पर राजनीतिक चर्चा नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि ऐसे मुद्दे राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं होने चाहिए। मोदी ने कहा कि चुनाव आएंगे और जाएंगे, सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन इस विषय पर बहस करके सीमा पर लड़ने वालों का मनोबल नहीं गिराया जाना चाहिए। भारत ने आज पाकिस्तान को बहुत सख्त लहजे में चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन करना पाकिस्तान को महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर सीमा पर शांति चाहता है तो उसे बेवजह की गोलीबारी बंद करनी होगी। जेटली ने कहा कि अगर पाकिस्तान बार बार दुस्साहस करता है तो भारत वह कीमत वसूलेगा जो उसे बहुत महंगी पड़ेगी। जेटली ने पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी का प्रभावी तरीके से जवाब देने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों की तारीफ की। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा पर संघर्ष विराम के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान दोषी है। इस हफ्ते पाकिस्तान की गोलीबारी में 8 भारतीय नागरिक मारे गए हैं और 30 से ज्यादा घायल हुए हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय सुरक्षा बलों की गोलीबारी में उसके 9 नागरिक मारे गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर नफरत फैलाने की राजनीति का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र की अपनी पहली चुनावी रैली में कोल्हापुर में सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि भाजपा और शिवसेना का तालमेल भले खत्म हो गया है, लेकिन असल में दोनों एक हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के मतदाताओं से कहा कि वे ऐसी पार्टी के प्रभाव में नहीं आए जो समाज में नफरत फैलाती है। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि उसका मकसद समाज में घृणा फैलाना है। ये लोग अपना चेहरा बदल लेते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और शिवसेना अवसरवादी पार्टियां हैं जो सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। उन्होंने यूपीए सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि पहले भाजपा ने यूपीए सरकार की नीतियों की हंसी उड़ाई, आलोचना की और अब उन्हीं नीतियों को लागू कर रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ चुने हुए उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी की सरकार ने कैंसर की दवा महंगी कर दी है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ अमेरिकी कंपनियों को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने दवा की कीमतों से नियंत्रण हटा लिया, जिससे कैंसर की जो दवा 8,000 रुपए में मिलती थी वह 1 लाख रुपए की हो गई है। राहुल ने कहा कि केंद्र की सरकार बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और कुछ दिन बाद देश उन्हीं के लिए चलाया जाएगा। हरियाणा की खेल नीति की तारीफ करते हुए राहुल ने एक नारा दिया। उन्होंने जय जवान जय किसान के साथ जय पहलवान का नारा दिया। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
विधानसभा चुनावों पर अब पूरे देश का फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी प्रतिष्ठा इतनी दांव पर लगाई है जिससे हर कोई उन्हीं पर फोकस किए हुए है। बहुत बारीकी से माहौल बूझा जा रहा है, लेकिन तस्वीर इतनी गड़बड़ जाले वाली है कि सट्टा बाजार में भी अनिश्चितता बताई जा रही है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 4 विधायकों की पार्टी है और महाराष्ट्र के 288 सदस्यों की विधानसभा में उसके कुल 46 विधायक हैं। इसके बावजूद विधानसभा चुनाव भाजपा की धुरी पर हो रहे हैं और इसकी वजह लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं और नरेंद्र मोदी व अमित शाह का अपने को दांव पर लगाना है। मोदी और अमित शाह दोनों इस भरोसे में हैं कि लोकसभा चुनाव के समय मोदी के नाम की जो सुनामी चली थी वो अब भी चल रही है और इसलिए लोकसभा के नतीजे विधानसभा में दोहराए जा सकते हैं। इस सोच में ही मोदी ने दोनों राज्यों में 3 दर्जन रैलियों का हिसाब बनाया। इतनी रैलियां उन्होंने इन राज्यों में लोकसभा चुनाव के दौरान भी नहीं की थी। मोदी की लगातार हो रही रैलियों ने सभी विपक्षी पार्टियों के होश उड़ाए हैं। तभी विपक्ष की ओर से यह सवाल उठाया जा रहा है कि भला कोई प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव में इतनी रैलियां करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी ने प्रचार और रैलियों के जरिए फोकस अपने ऊपर बनाया है और यह भाजपा की रणनीतिक सफलता है। उसके पास दोनों राज्यों में मजबूत और सर्वमान चेहरे की कमी थी। हरियाणा में तो पार्टी के पास संगठन भी मजबूत नहीं था, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, इनेलो, हजका सबके पास दिग्गज क्षत्रप नेता हैं। ऐसे में भाजपा अपने किसी प्रदेश के नेता को आगे करके चुनाव लड़ने का जोखिम नहीं ले सकती थी। इसलिए नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ने का फैसला किया और सभी पार्टियों ने मोदी को निशाना बनाकर खुद ही मुकाबला मोदी बनाम अन्य का कर दिया। यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि इस मुकाबले में छवि के नाते मोदी का कद बड़ा है। उन्हें लेकर अभी लोगों का भरोसा कायम है, लेकिन पेच यह है कि मोदी राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। इसलिए उनके प्रति सद्भाव के बावजूद उनके समर्थकों में एक संशय है। यह संशय मुख्यमंत्री को लेकर है। इसके अलावा यह भी एक तथ्य है कि प्रदेशों का चुनाव लोकसभा की तरह आमतौर पर लहर के आधार पर नहीं लड़े जाते हैं। प्रदेश के चुनाव में नेताओं का निजी छवि, उनके कामकाज, उनका जातीय गणित, मतदाताओं से निजी जुड़ाव, इन तमाम चीजों का मतलब होता है। ज्यादा बारीकी से और बेहतर प्रबंधन के जरिए विधानसभा या उससे नीचे के चुनाव लड़े जाते हैं। तभी दोनों प्रदेशों की राजनीति को समझने वाले बता रहे हैं कि बहुकोणीय मुकाबले से त्रिशंकु विधानसभा की संभावना बन रही है, यानी किसी पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए सभी पार्टियां ऐसी पोजीशनिंग करके चुनाव प्रचार कर रही हैं जिससे वे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकें। साथ ही चुनाव बाद के गठबंधन की संभावना भी खुली रहे। महाराष्ट्र में कई किस्म के गठबंधन की संभावना है। नरेंद्र मोदी शिवसेना और मनसे पर हमला नहीं कर रहे हैं, जिससे चुनाव बाद इनके साथ आने का रास्ता खुला हुआ है। तो एक समीकरण के मुताबिक तीनों क्षेत्रीय पार्टियां शिवसेना, मनसे और एनसीपी साथ आ सकते हैं। इसी तरह हरियाणा में भाजपा के लिए दोनों पुराने सहयोगियों इनेलो और हजका से तालमेल का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन यह सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि भाजपा दोनों राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भरती है या नहीं। अगर मोदी का जादू चला तो भाजपा नंबर 1 पार्टी होगी और अगर पारंपरिक तरीके की राजनीति रही तो कुछ भी हो सकता है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद विधानसभा चुनाव के माहौल की बारीकियों पर चर्चा करेंगे। अगला सप्ताह राजनीतिक तौर पर बहुत अहम है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति पर अनिवार्य असर होना है। सवाल है, नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड तोड़ सभाओं से प्रदेश की जमीनी हकीकत पर क्या असर है? अभी तक के उतार चढ़ाव के क्या बड़े पहलू हैं? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला है। प्रभु जी, विधानसभा चुनाव का प्रचार आखिरी मुकाम पर है। अभी तक जो कुछ हुआ है उसमें क्या आपको राजनीतिक ट्रेंड नजर आए हैं? ये चुनाव किस तरह पिछले चुनावों से अलग है या उन जैसे हैं? क्या है आखिर इन चुनावों का आपके हिसाब से क्या खुलासा है? ये तो फिर से चुनाव जो बनता चल रहा है, जो मैंने देखा है ट्रेंड, इसके अंदर ये आ रहा है जी कि मोदी बनाम एवरीबडी एल्स, कि मोदी ने इसको अपना चुनाव बना लिया। देखते हैं 20 मीटिंग अगर वो महाराष्ट्र के अंदर कर रहे हैं या 8-10 मीटिंग हरियाणा के अंदर कर रहे हैं, तो कैंडिडेट्स को मैंने देखा और लाइन लगा के उनका नाम भी नहीं लेते। इसके अलावा जैसे लोकसभा का प्रचार जिस तरीके से कर रहे थे, लोकल इश्यूज को उठा रहे हैं, परंतु अपने इस चुनाव को उन्होंने प्रधानमंत्री वर्सेस मुख्यमंत्री कर दिया है। ऐसा लगता है कि मोदी इस असेंबली के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में जा रहे हैं, परंतु मुख्यमंत्री के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि दोनों स्टेट के अंदर कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है। बीजेपी
बीजेपी की तरफ से। तो अगर पिछले चुनाव के मामले में ये देखें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी जाता था वो प्रचार अपने बारे में कम कर रहा था, अपना प्रचार कम करता है कि असेंबली इलेक्शन के अंदर जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अब तक इतनी सारी मीटिंग किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं की जितनी मोदी जी कर रहे हैं। मतलब ये कि प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। मतलब पहला ये है निष्कर्ष कि नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव के, विधानसभा चुनाव के मायनों को बदल डाला और इसको बता दिया कि सेंटर में जो सरकार होनी चाहिए वही स्टेट के अंदर होनी चाहिए। जो कांग्रेस का नारा होता था कि अगर अच्छा डेवलपमेंट आप चाहते हैं तो सेंटर और स्टेट में टकराव नहीं होना चाहिए, मोदी जी ने वही नारा देने शुरू कर दिया कि सेंटर और स्टेट में एक ही सरकार होनी चाहिए, एक के एक मिलाकर के 11 हो जाएंगे। ये तो एक पॉलिसी ये है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरे नाम से वोट अभी भी मिलेंगे, क्योंकि जो हनीमून पीरियड है, मोदी भी अभी देश के सबसे उच्चतम कद के नेता माने जाते हैं, उनकी लोगों के ऊपर, बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, बीजेपी के ऊपर विश्वास नहीं करते। बीजेपी अभी भी उस स्थिति में नहीं है कि अपने दम पर, संगठन के दम पर चुनाव जीत सके। मोदी के नाम पर चुनाव जीत सकती है ऐसा उनको भी लगता है, जनता भी उनको रिस्पॉन्स कर रही है। नहीं, ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा, नरेंद्र मोदी की रणनीति का हिस्सा है या मजबूरी है? नहीं, मजबूरी है। बीजेपी संगठन अभी भी उतना खड़ा नहीं हुआ कि अमित शाह भी 2 महीने पहले टेक ओवर किया, उन्होंने पार्टी अभी खड़ी नहीं की है, पार्टी के अंदर कोई चुनाव, उन्होंने घोषणा भी नहीं की है कौन महामंत्री क्या करेगा। सारी की सारी कैबिनेट महाराष्ट्र और हरियाणा में उतरी पड़ी है। दिल्ली सरकार के अंदर आप जाइए, दफ्तरों के अंदर एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। तो इसे लगता है कि मोदी की रणनीति ये है कि अपनी साख बचानी है कि मोदी का नाम अभी भी वोट मांग सकता है। मोदी जो है एक जादू की छड़ी है जिसके नाम पर सारे के सारे लोग खड़े हो जाएंगे, और ये बात सच भी है। अभी भी मोदी के नाम पर लोग खड़े हो जाते हैं। बाकी पार्टी के हरियाणा के अंदर रामविलास वर्मा के नाम पे खड़े होंगे क्या, शर्मा के नाम से खड़े होंगे, और महाराष्ट्र में तो पता नहीं किसके नाम से खड़ा होना है। तो इसलिए मोदी को लगता है कि अगर मेरे को अपनी साख बचानी है तो इन चुनाव के अंदर मेरे को चुनाव जीतना होगा, क्योंकि बाई इलेक्शन के अंदर पार्टी की बुरी तरह हार हुई है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार के अंदर। जी नहीं, अब इसके अलावा बाकी सेकुलर पार्टियों, सेकुलर बनाम नॉन सेकुलर, कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, इन लोगों इनके संदर्भ में किस तरह के परिवर्तन, किस तरह की हालात नजर आते हैं? सब कुछ हो रहा है। सेकुलरिज्म तो एक बेमाने हो गया कि फिर से मैं देख रहा हूं नहीं, सेकुलर का मुद्दा एक तरह से नहीं उठा है, बिल्कुल ही नहीं उठा है, इसलिए नहीं उठा। ये भी अपने आप में बहुत अनहोनी नई बात है। नहीं, अनहोनी बात है, सेकुलर मुद्दा बन ही नहीं पा, क्योंकि मोदी ने इशू बना लिया अपने आप को। मतलब ये उनकी रणनीति इतनी अच्छी है। नहीं तो नरेंद्र मोदी के खुद को इशू बना लेने से सेकुलर वोटों की राजनीति और ज्यादा होनी चाहिए थी, एनसीपी, कांग्रेस, सबको इकट्ठे ज्यादा मजबूती से होना था। बात सच है, होनी चाहिए थी, परंतु जब लोकसभा चुनाव में सेकुलर वर्सेस कम्युनलिज्म नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? वो फिर से विकास का मुद्दा बना रहे हैं कि मेरे को विकास के नाम पर आपने वोट दिया, एक स्ट्रांग लीडर के नाम ने दिया, तो आप इस चुनाव के अंदर ऐसे नेता को चुनिए जो मेरे साथ झगड़ा नहीं करे, मेरे साथ मिलकर चले। तो मोदी चाहते हैं कि इंडिया टीम, जो बात करें, टीम इंडिया बनानी है। पहले उन्होंने कहा था कि मैं चीफ मिनिस्टर को लेकर के चलूंगा, तब ये नहीं कहा था कि मेरे चीफ मिनिस्टर को लेकर चलूंगा। तो जो टीम इंडिया की बात कर रहे हैं कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाइए जो मेरे साथ मिलकर के चले, तो ये नारा दे रहे हैं कि भारत के अंदर एक पार्टी का राज्य होना चाहिए। ये उनकी लॉन्ग टर्म नीति है, शॉर्ट टर्म नीति। मतलब ये कि जो विधानसभा चुनाव में ये कहा जाता था कि जात पात वाला, स्थानीय उम्मीदवार, क्षेत्रवाद, ये जो तमाम पुराने जो पैरामीटर थे उन सबको ढक दिया, वो सब ढक गए। मोदी जी ने सब हटा दिया, परिवारवाद का नाम ले रहे हैं। नहीं, लेकिन वो जमीनी तौर पर भी आपको लग रहा है कि भले ये सब सारी बातें इररिलेवेंट हो गई है। नहीं, आप महसूस कर रहे हैं? मैं मोदी की तरफ से बात कर रहा हूं। नहीं, पूरा चुनाव के माहौल के साथ, चुनाव के माहौल के साथ। आज से 1 महीना पहले अपने कॉलम में लिखा था कि इस बार महाराष्ट्र के अंदर चुनाव जो है क्षेत्रवाद वर्सेस राष्ट्रवाद होने वाला है। क्षेत्र के नेता मोदी से खतरे के रूप में खड़े दिखते हैं कि मोदी अगर आना है, अगर स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर बनना है, जैसे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों चाहे दूसरी पार्टी को, सबको खत्म कर दिया गया। तो मोदी उसी तरफ इलेक्शन की तरफ जाता है, ऐसे विरोधी दलों को लगता है। तो शिवसेना, जो राज ठाकरे और शरद पवार, जो कांग्रेस ने छोड़ा है, शरद पवार ने भी इसे छोड़ा है कि वो चाहते हैं कि सोनिया गांधी और गांधी परिवार से उनका पीछा छूटे। तो महाराष्ट्र के अंदर क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय नेताओं के बीच में झगड़ा है। तो राष्ट्रीय नेता चाहते हैं कि वहां पर क्षेत्र नेताओं को खत्म करके हम राष्ट्रीय पार्टी का वहां पर शासन बनाएं, और क्षेत्रीय नेता चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय नेता ही पावरफुल होने चाहिए। और हरियाणा के अंदर भी यही झगड़ा हो गया। नहीं, पर हरियाणा में और उसमें आपको जात वाली फैक्टर और ये जो है जाट नॉन जाट, वहां मराठा नॉन मराठा, ये जो है ये कई काम करते हुए लग रहे हैं, या ये सब इरेलेवेंट हो रही बातें? लोकसभा में तो इरेलेवेंट नहीं, अभी विधानसभा की बात रेलेवेंट है, क्योंकि अगर आप देखें फरीदाबाद, करनाला, इस इलाके के अंदर देखें, मुझे लगता है बीजेपी पंजाबी, रिफ्यूजी और ये सब जो नॉन, मतलब वहां वो जातवादी मेवात के रीजन में चले जाएं, या
दूसरे करनाल का उधर चले मतलब जाएं, ये आप सोनीपत सोनीपत और उधर चले जाएं तो जाटों का होता है। तो मुझे लगता है वहाँ पर अभी भी जातिवाद है। और दूसरा 10 साल से वह कांग्रेस सरकार है, वहाँ पर 15 साल से हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी भी काम कर रही है। पर तो जातिवाद अभी भी हरियाणा के अंदर ज्यादा पावरफुल है बजाय महाराष्ट्र। उस नाते नरेंद्र मोदी का अपने स्तर पर अपनी इमेज के साथ में, अपनी प्रतिष्ठा के साथ में चुनाव लड़ना ये एक जोखिम वाला हो सकता है। हो सकता है, पर वो कोशिश यही कर रहे हैं कि राष्ट्रीय भाषा बोल रहे हैं। हरियाणा के अंदर जाकर के राष्ट्र की भाषा बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कम करते हैं। हरियाणा का विकास तभी होगा जब आप राष्ट्र के साथ जुड़ेंगे। तो ये अप्रोच एक तरह से पहली बार अलग हुई है। पहले मिसेस गांधी ने की थी। इस अप्रोच के साथ में, इस अप्रोच के मुकाबले में बाकी पार्टियां कैसे रिएक्ट होती हुई लगती है, या वो समझ ही नहीं पा रही क्या हो रहा है? वो अपना वो पावरफुल एग्रेशन कर रही है। जैसे उन्होंने कह दिया वहां पर शिवसेना ने कि ये तो मोदी की पार्टी जब आएगी तो महाराष्ट्र को डिवाइड कर दी, तो वो भी रीजनल को बढ़ा रहे हैं। वो अपने हिसाब से काउंटर करके नरेंद्र मोदी को मुद्दा बना के कर रहे हैं। सेंसिटिव इमोशनल मुद्दे हैं। ऐसे हरियाणा के अंदर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि एक पार्टी का सरकार नहीं होना चाहिए, यहाँ पर विकास होना चाहिए, जो ऐसे नेता जो सेंटर से लड़ करके काम कर सके। जी प्रभु जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।